नमस्कार दोस्तों, वेरी गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी लोग? वेरी गुड इवनिंग बच्चों, वेरी वेरी गुड इवनिंग। कैसे हो? क्या चल रहा है? वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। क्या हाल चाल है? सब ठीक? ऑल गुड? मैं बिल्कुल ठीक हूं। उम्मीद है आप सभी लोग भी ठीक हो। हाँ, सही कह रहा हूं? ठीक हो? सब सही चल रहा है? चलो, बहुत अच्छी बात है। और मेहनत चल रही है? अच्छा, फ्रेश लग रहा हूं। अच्छा, और बताओ, पढ़ाई चल रही है बढ़िया? हाँ, चल रही है मेहनत? करते रहो, ठीक है? ऐसे ही लगे रहो, घबराना नहीं, सोचना नहीं ज्यादा, ठीक है? ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, मेहनत करनी है अच्छे से। चलो, तो दोस्तों आज का जो हमारा सेशन होने वाला है, इस सेशन के अंदर हम लोग स्टेट लेजिस्लेचर को समझेंगे सबसे पहले, ठीक है? और देखो, स्टेट लेजिस्लेचर को अब समझना हमारे लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं बचा है, क्योंकि लोकसभा राज्यसभा हम लोग पढ़ चुके हैं। और लगभग लगभग ये मान के चलिए कि 80 से 90% चीजें ऐसी हैं स्टेट लेजिस्लेचर के संबंध में जो वही सेम टू सेम अप्लाई होती हैं जो हम लोगों ने पार्लियामेंट के संबंध में समझी थी, ठीक है? तो अच्छे से पॉइंट बाय पॉइंट चीजों को समझेंगे और सारे बच्चे नोट्स बनाएंगे। याद है मैंने पूछा था ना पिछले सैटरडे, तो कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर हम तो नोट्स नहीं बना रहे हैं, हम तो केवल सुन रहे हैं। तो नहीं, बदलना पड़ेगा, स्ट्रैटेजी को चेंज करना पड़ेगा। चीजों को लिखो, साथ के साथ लिखने से बहुत सहायता मिलेगी। एक तो वो पॉइंट आपके दिमाग में बैठ जाएगा लिखते वक्त ही, और दूसरा जब रिवाइज करने बैठोगे ना, दिस इज द बेस्ट पार्ट, जब रिवाइज करने बैठोगे, जब एग्जाम सर पे खड़ा होगा, तो आपके पास एटलीस्ट कुछ होगा जिसको देख के आप रिवाइज कर पाओगे, ठीक है? तो बहुत जरूरी है, थोड़ी सी मेहनत लगेगी, बस साथ के साथ कर लोगे तो आगे परेशान नहीं होना पड़ेगा, ठीक है? चल शुरू करते हैं आज के सेशन को। दी स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है? दी स्टेट लेजिस्लेचर मतलब कि राज्य की विधायिका, राज्य की विधायिका, ठीक है? क्वेश्चन वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे बेटा, अभी टॉपिक को डिस्कस करते हैं, टॉपिक को समझने की कोशिश करो। सबसे पहले राज्य की विधायिका, स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है? अब देखो, कुछ बेसिक सी बातें हैं जिनको सबसे पहले समझना है। जैसे सबसे पहले समझते हैं कि राज्य की विधायिका के अंदर आता क्या है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, एस एल जहां पे भी लिखूंगा तो आप समझ जाइएगा कि स्टेट लेजिस्लेचर लिखना चाह रहा हूं, ठीक है? अब स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर कौन कौन आता है, ध्यान से सुनिए दोस्तों। सबसे पहले नंबर पर आएंगे हमारे गवर्नर साहब, सबसे पहले नंबर पर आएंगे हमारे गवर्नर साहब। दूसरे नंबर पे आएगी स्टेट लेजिस्लेटिव, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। और तीसरे नंबर पे आएगी दोस्तों स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो जब भी हम किसी भी राज्य के संबंध में स्टेट लेजिस्लेचर की बात करते हैं तो उसके अंदर हमको ये तीन चीजों का ध्यान रखना होता है। पहले गवर्नर साहब, दूसरे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, और तीसरा स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। बिल्कुल देखो सेम व्यवस्था है। पार्लियामेंट में कौन कौन आता था? प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा।
तो प्रेसिडेंट की जगह गवर्नर कर दो, लोकसभा की जगह लेजिस्लेटिव असेंबली कर दो और राज्यसभा की जगह लेजिस्लेटिव काउंसिल कर दो। बस एक पॉइंट है जिसको आप लोगों को ध्यान रखना है। देखो दोस्तों, हमारे देश के अंदर जो इतने सारे राज्य हैं उन सब के अंदर एक जैसी व्यवस्था नहीं है। एक जैसी व्यवस्था ना होने का मतलब क्या है? देखो, हर एक राज्य के अंदर आपको गवर्नर तो मिलेगा, गवर्नर पक्का मिलेगा हर एक राज्य के अंदर। ऐसे ही हर एक राज्य के अंदर आपको लेजिस्लेटिव असेंबली भी मिलेगी ही मिलेगी, पक्का। पर दोस्तों, हर एक राज्य के अंदर आपको लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं मिलेगी। मतलब लेजिस्लेटिव काउंसिल वाला ये जो सदन है दोस्तों, ये ऑप्शनल है। ऑप्शनल होने का मतलब क्या है? ये मैंडेटरी नहीं है कि किसी राज्य के अंदर हो ही। इनफैक्ट ज्यादातर राज्यों के अंदर हमारे देश में लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है। जिसका मतलब क्या होता है? जिसका मतलब ये है कि हमारे देश के अंदर ज्यादातर राज्य ऐसे हैं जिसमें स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर केवल एक ही सदन आता है और वो सदन होता है लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है। अब ये लेजिस्लेटिव काउंसिल कौन कौन से स्टेट्स में है, इसको अगर आप नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हो। जैसे कि आंध्र प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, ये कुछ ऐसी स्टेट्स हैं। लिखना चाहते हो? मैं लिखूं? लिखने की जरूरत है? चलो शॉर्ट में लिख देता हूं यहां पे। आंध्र प्रदेश, ठीक है, आंध्र प्रदेश के बाद कर्नाटका, आंध्र प्रदेश के बाद कर्नाटका, बिहार, उत्तर प्रदेश, यूपी, और यूपी के अलावा कौन था? तेलंगाना और महाराष्ट्र। तेलंगाना और महाराष्ट्र, ठीक है। ये कुछ ऐसे राज्य हैं दोस्तों जहां पे लेजिस्लेटिव असेंबली तो है ही, साथ के साथ लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है। कुछ एग्जाम्पल्स हैं, अगर आप साइट करना चाहो एग्जाम के अंदर, नहीं करना चाहो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पे हम लोगों को लेजिस्लेटिव असेंबली के साथ साथ लेजिस्लेटिव काउंसिल भी देखने को मिल जाएगी। ठीक है, क्लियर है? आ गई बात समझ में? चलिए, अब इसके अलावा जो नेक्स्ट पॉइंट है जो आप लोगों को समझना चाहिए वो है एबोलिशन के बारे में। एबोलिशन और क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। एबोलिशन और क्रिएशन, देखो सारी बातें समझने वाली हैं आज। एबोलिशन और क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। लेजिस्लेटिव काउंसिल, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि ये जो लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है ये मैंडेटरी नहीं है, हर एक राज्य के अंदर हो ये जरूरी नहीं है। इसलिए आर्टिकल 166 के अंदर ऐसी व्यवस्था बनाई गई है कि कोई भी राज्य के संबंध में लेजिस्लेटिव काउंसिल को अगर वो नहीं है तो बनाया जा सकता है और अगर है तो उसको हटाया जा सकता है। ठीक है, तो क्या प्रक्रिया है कि अगर किसी भी राज्य के अंदर लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है और आपको लेजिस्लेटिव असेंबली बनानी है तो इसके संबंध में दोस्तों एक रेजोल्यूशन का पारित होना जरूरी है। एक रेजोल्यूशन का पारित होना जरूरी है। और ये जो रेजोल्यूशन है ये कहां पे पारित होता है दोस्तों? उसी राज्य की लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर, उसी राज्य की लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर। और वो सेम प्रक्रिया है, अगर लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है और लेजिस्लेटिव काउंसिल बनानी है तो भी रेजोल्यूशन चाहिए लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर, और अगर लेजिस्लेटिव काउंसिल है और उसको हटाना है, उसको एबोलिश करना है, फिर भी आपको रेजोल्यूशन चाहिए लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर। और एक बार अगर वो रेजोल्यूशन पारित हो गया मेजोरिटी से, टोटल मेंबरशिप की मेजोरिटी चाहिए पहले लेवल पे, और दूसरे लेवल पे चाहिए कि जो भी लोग प्रेजेंट एंड वोटिंग है उनके कम से कम 2/3 हाँ बोले। मतलब ये जो रेजोल्यूशन की मैं बात कर रहा हूं इसको अगर आपको पास कराना है तो जो टोटल स्ट्रेंथ है, लिख लेना, टोटल स्ट्रेंथ जो है लेजिस्लेटिव असेंबली की
उसका हमको चाहिए 50% प्लस 1, 50% प्लस 1 टोटल स्ट्रेंथ का। और उसके अलावा जो लोग प्रेजेंट एंड वोटिंग हैं, जो लोग आए हैं और वोट डाल रहे हैं, ऐसे लोगों का हमको चाहिए 2/3, ऐसे लोगों का हमको चाहिए 2/3। जब ये दोनों लेवल पार हो जाएंगे, जब ये दोनों लेवल क्रॉस हो जाएंगे, तब हम मानेंगे कि कोई भी जो रेजोल्यूशन है वो लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर पारित हो गया है, किसी भी लेजिस्लेटिव काउंसिल के क्रिएशन के संबंध में, किसी भी लेजिस्लेटिव काउंसिल के एबोलिशन के संबंध में। ठीक है, क्लियर है? ये वाली बात समझ में आप सभी लोगों को आ गई। और इसमें ये बात को समझिएगा कि भले ही रेजोल्यूशन पास हो रहा है लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर, पर इसके संबंध में जो लॉ बनाया जाएगा वो पार्लियामेंट बनाएगी। पार्लियामेंट विल मेक लॉ, पार्लियामेंट विल मेक लॉ, पार्लियामेंट कानून बनाएगी किसी भी काउंसिल के एबोलिशन के संबंध में या फिर क्रिएशन के संबंध में। रेजोल्यूशन जो है वो असेंबली में पारित होगा। और ये जो है, ये सारी व्यवस्था आपको कहां पे देखने को मिलती है? ये सारी व्यवस्था आपको देखने को मिलती है आर्टिकल 169 के अंदर। ठीक है, इसके बाद जो अगली बात है वो है कि लेजिस्लेटिव असेंबली की कंपोजिशन क्या होगी। अब देखो, ये छोटी छोटी सी चीजें हैं। जब आप लेजिस्लेटिव असेंबली की कंपोजिशन की बात करोगे तो आपको दो बातें याद रखनी है, दो बातें याद रखनी है। पहली बात कि किसी भी लेजिस्लेटिव असेंबली की जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है, जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है वो हो सकती है 500, वो हो सकती है 500। तो लेजिस्लेटिव असेंबली की जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ होगी दोस्तों वो होगी 500। और किसी भी लेजिस्लेटिव असेंबली की जो मिनिमम स्ट्रेंथ है वो होती है दोस्तों 60। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हमारे देश के अंदर जितने भी राज्य हैं और उन राज्यों की जो भी लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं, उनकी जो मेंबरशिप है वो इन्हीं नंबर्स के बीच में रेंज करेंगी। मतलब कम से कम 60, ज्यादा से ज्यादा 500। ठीक है, कम से कम 60 और ज्यादा से ज्यादा 500 हम लोगों को चाहिए। अब जहां तक लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात है, जहां तक एलसी लिख दूं, समझ जाओगे, लेजिस्लेटिव काउंसिल के कंपोजिशन की बात है। अब इसमें क्या याद रखोगे आप? इसमें भी दो बातें याद रखनी है। इसमें पहली बात यह है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल की जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है दोस्तों, लेजिस्लेटिव काउंसिल की जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है वो हो सकती है 1/3। और ये 1/3 किसकी? 1/3 ऑफ टोटल मेंबरशिप, 1/3 ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। मतलब जो उस राज्य की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसकी जो मेंबरशिप है, टोटल मेंबरशिप है, मतलब मैक्सिमम स्ट्रेंथ है, उसका 1/3 ज्यादा से ज्यादा हो सकता है लेजिस्लेटिव काउंसिल का स्ट्रेंथ। दूसरे नंबर पर अगर मैं मिनिमम की बात करूं, अगर मैं मिनिमम की बात करूं, मिनिमम स्ट्रेंथ की लेजिस्लेटिव काउंसिल के संबंध में, तो ये है 40। कम से कम 40 बंदे चाहिए हमको लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर, और ज्यादा से ज्यादा 1/3। ये बात याद रखना, 1/3 वाली, यहां पे कोई नंबर नहीं दिया है। 1/3 किसका? लेजिस्लेटिव असेंबली की जो टोटल मेंबरशिप है उसका 1/3 हमको चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर लेजिस्लेटिव असेंबली की जो टोटल स्ट्रेंथ है, मैक्सिमम स्ट्रेंथ है, वो है 300, तो लेजिस्लेटिव काउंसिल की जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ होगी वो होगी 100, मतलब 1/3। 300 का 1/3 कितना हुआ? 100। ठीक है, क्लियर है? आगे बात समझ में? अब देखो, कुछ डिटेलिंग की बात बता रहा हूं, थोड़ी सी डिटेल्स हैं, पॉइंट बाय पॉइंट नोट करना। देखो, जब मैं बात करता हूं लेजिस्लेटिव असेंबली की, तो कोई डाउट और कोई टेंशन की बात होती नहीं है
क्योंकि लेजिस्लेटिव असेंबली के जो भी मेंबर्स हैं वो डायरेक्ट इलेक्शन के माध्यम से चुन के आते हैं। वही लोकसभा वाला हिसाब है कि हम पूरे राज्य को छोटी छोटी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बांटते हैं, उतनी ही कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जितनी लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर सीट है। हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से कुछ लोग लड़ते हैं इलेक्शन अलग अलग पार्टी के, और हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक बंदा जीत के आता है। हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक बंदा इलेक्शन जीत के आता है। अब ये जो सारे लोग इलेक्शन जीत के आए हैं, ये कहां बैठते हैं दोस्तों? लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर। तो लेजिस्लेटिव असेंबली की कंपोजिशन में तो बस यही है कि जो भी बंदा इलेक्शन जीतेगा स्टेट लेवल के, वो जीत के आके बैठ जाएगा लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर। पर लेजिस्लेटिव काउंसिल के लोग कहां से आएंगे? तो लेजिस्लेटिव काउंसिल के संबंध में कुछ अलग अलग प्रकार से डिस्ट्रीब्यूशन बताए गए हैं। ठीक है, जैसे 1/3 लोग ये लोग चुनेंगे, 1/3 लोग ये लोग चुनेंगे, 1/12 लोग इतने लोग चुनेंगे, ये चुनेंगे। इस तरीके से अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है। तो बारी बारी से आप लोगों को नोट करा देता हूं, नोट करते हुए चलना। ठीक है, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल की टोटल कंपोजिशन होगी, जितनी भी होगी, डिपेंडिंग की लेजिस्लेटिव असेंबली की स्ट्रेंथ कितनी है वहां पर उस राज्य के अंदर, जितनी भी टोटल कंपोजिशन होगी उसका जो 1/3 होगा, उसका जो 1/3 होगा, वो ऐसे लोग होंगे, ऐसे लोगों के द्वारा चुने जाएंगे जो म्युनिसिपैलिटीज, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स या फिर जो लोकल अथॉरिटीज के मेंबर्स हैं वो चुनेंगे। तो 1/3 को कौन चुनेगा? लोकल अथॉरिटीज के लोग, लोकल अथॉरिटीज के लोग, जिसमें सब आ जाएंगे, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड वगैरह, म्युनिसिपैलिटीज वगैरह। ठीक है, 1/3 लोग तो दोस्तों आ गए यहां से। ठीक है, इसके अलावा जो 1/3 लोग होंगे उनको चुनेंगे लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर। लेजिस्लेटिव असेंबली के ही मेंबर खुद चुनेंगे 1/3 को। अब वो खुद नहीं बन सकते, ये तो बात मैंने आपको पहले ही बताई थी कि एक ही व्यक्ति एक समय पे 2 सदन का मेंबर नहीं हो सकता है। तो लेजिस्लेटिव असेंबली का खुद मेंबर नहीं आगे बैठ सकता काउंसिल में, पर लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर्स हैं वो 1/3 लोग चुनते हैं जो लेजिस्लेटिव काउंसिल में बैठेंगे। इसके अलावा जो 1/12 मेंबरशिप है वो आती है ग्रेजुएट से। जिन लोगों ने 3 साल की कम से कम ग्रेजुएशन की है, ऐसे लोग चुनते हैं 1/12 मेंबरशिप हमारी लेजिस्लेटिव काउंसिल की। इसी तरीके से अगले 1/12 चुने जाते हैं दोस्तों, किनके द्वारा? उनके द्वारा जो टीचिंग कर रहे हैं, जो पढ़ा रहे हैं कम से कम पिछले 3 सालों से। तो जो टीचिंग प्रोफेशन के लोग हैं वो लोग चुनते हैं अगले 1/12 लोग। ठीक है, इसके अलावा जो भी मेंबरशिप बची, इसके अलावा जो भी मेंबरशिप बची उनको गवर्नर साहब नॉमिनेट करते हैं, उनको गवर्नर साहब नॉमिनेट करते हैं। गवर्नर नॉमिनेट्स रेस्ट ऑफ द मेंबर्स। ठीक है, बचे हुओं को गवर्नर साहब नॉमिनेट करते हैं। तो 1/3 लोकल अथॉरिटीज, 1/3 लेजिस्लेटिव असेंबली, 1/12 ग्रेजुएट्स 3 साल के, 1/12 टीचिंग 3 साल का एक्सपीरियंस, गवर्नर, और जो बची हुई स्ट्रेंथ है गवर्नर साहब नॉमिनेट करेंगे। और दोस्तों जहां तक गवर्नर साहब की बात है, उनके जो नॉमिनेशन करने की पावर है वो कैसे लोगों के संबंध में है दोस्तों? ऐसे लोग जो स्पेशल नॉलेज रखते हैं, जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस रखते हैं। ध्यान से सुनिएगा, ऐसे लोग जो स्पेशल नॉलेज रखते हैं, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस रखते हैं। कौन कौन से फील्ड में? लिटरेचर में, साइंस में, आर्ट में, सोशल सर्विस में और कोऑपरेटिव मूवमेंट में। ठीक है, तो इसको भी नोट कर लो। जो लोग स्पेशल नॉलेज रखते हैं प्लस प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस रखते हैं,
प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस रखते हैं, ठीक है, नॉलेज रखते हैं, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस रखते हैं, किस फील्ड में? आर्ट में, साइंस में, सोशल सर्विस में, कोऑपरेटिव मूवमेंट में, ठीक है, और लिटरेचर में, इन सारे फील्ड में कोई भी व्यक्ति अगर स्पेशल नॉलेज रखता है, मतलब ज्ञानी व्यक्ति है, उसके पास प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, तो ऐसे लोगों को गवर्नर साहब चुनेंगे और उनको लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए नॉमिनेट करेंगे, जिससे लेजिस्लेटिव काउंसिल उनके एक्सपीरियंस का इस्तेमाल कर सके और बेहतर कानून बना सके। सीधा सा फंडा है, ठीक है, ये हो गई बात आपकी। इसके बाद दोस्तों हम लोग बात करते हैं, ठीक है, आपकी कंपोजिशन की बात हो गई, लेजिस्लेटिव असेंबली की, लेजिस्लेटिव काउंसिल की। तो ये जो हमारा सारा डिस्कशन हुआ, ये आर्टिकल 170 और 171 के वन का राउंड हो गया, ठीक है। इसके बाद जो दोस्तों अगली बात है, इसको समझना। अगली जो बात है वो कहता है ड्यूरेशन। किसका ड्यूरेशन? स्टेट लेजिस्लेचर्स का, मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली का और लेजिस्लेटिव काउंसिल का। बारी बारी से समझेंगे दोनों के ड्यूरेशन की बात को। देखिए, जहां तक लेजिस्लेटिव असेंबली की बात है, इसका जो ड्यूरेशन होता है, ड्यूरेशन बोल लो या टर्म बोल लो, वो होता है दोस्तों 5 साल का, 5 इयर्स का। और ये जो 5 इयर्स का टर्म है, ये काउंट होना शुरू होता है दोस्तों उस दिन से जब लेजिस्लेटिव असेंबली की इलेक्शन के बाद फर्स्ट मीटिंग होती है। इस बात को भी नोट कर लेना। इलेक्शन के रिजल्ट से 5 साल काउंट नहीं होते, कई बच्चे इस कंफ्यूजन में रह जाते हैं। रिजल्ट के बाद जब लेजिस्लेटिव असेंबली की फर्स्ट मीटिंग होगी, पहली जो बैठक होगी, तब से 5 साल की गिनती शुरू होगी, ठीक है। पर वही बातें दोहराना जरूरी है जो मैंने लोकसभा के बारे में बताई थी। क्या बात है कि दोस्तों जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, लिख लो उसको, लेजिस्लेटिव असेंबली इज नॉट अ परमानेंट बॉडी, it can be dissolved, by the governor। इसका मतलब क्या हुआ? जो हमारी लेजिस्लेटिव असेंबली है वो परमानेंट नहीं है लोकसभा की तरह, उसको भंग किया जा सकता है, उसको डिसॉल्व किया जा सकता है उसका टर्म पूरा होने से पहले हमारे गवर्नर साहब के द्वारा। और क्या रीजन होता है? वही रीजन कि मान लीजिए जो लेजिस्लेटिव असेंबली चुन के आई है उसमें किसी भी एक पार्टी की मेजोरिटी नहीं बन पा रही है, जिस कारणवश स्टेबल गवर्नमेंट बनी नहीं रही है, बार बार जोड़ तोड़ की सरकार बन रही है, फिर सरकार बन रही है, फिर सरकार गिर रही है। तो कभी कभी ऐसी परिस्थिति हो जाए कि स्टेबल गवर्नमेंट बनाना मुश्किल हो रहा है राज्य के अंदर, तो हमारे गवर्नर साहब के पास ये पावर है कि वो उस सदन को डिसॉल्व कर देते हैं, कि वो उस सदन को डिसॉल्व कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है अगर सब कुछ ठीक रहा, अगर कोई ऐसी परिस्थिति नहीं आई, तो जो लेजिस्लेटिव असेंबली का टर्म है वो 5 साल का है, ठीक है। पर अगर ऐसी कोई परिस्थिति आ गई तो उसको 5 साल से पहले भी डिसॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। वही बातें हैं, दोबारा हम लोग रिवाइज ही कर रहे हैं एक तरीके से। अब एक और सिचुएशन, पॉइंट नंबर 6, द टर्म of legislative assembly can be extended by 1 year, each time, during the emergency, इसका मतलब क्या होगा? वैसे तो टर्म 5 साल का है, पर अगर हमारे देश के अंदर इमरजेंसी लगी हुई है
और उस इमरजेंसी के दौरान लेजिस्लेटिव असेंबली का टर्म पूरा हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है, खत्म हो रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में वो जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसका जो टर्म है वो एक एक साल करके बढ़ाया जा सकता है। पर ये जो पावर है टर्म को बढ़ाने की, एक एक साल करके मतलब पहली बार में एक साल के लिए बढ़ाएंगे, अगर अगली बार तक जब एक साल पूरा हुआ फिर भी इमरजेंसी लगी हुई है तो फिर एक साल करके बढ़ा सकते हैं। तो ऐसे एक एक साल करके बढ़ा सकते हैं, एक बार में 5 साल के लिए नहीं बढ़ा सकते, ठीक है। तो ऐसे एक एक साल करके बढ़ा सकते हैं। पर सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये जो टर्म बढ़ाने की पावर है वो किसके पास है? पार्लियामेंट के पास। ओनली पार्लियामेंट, इसमें कई बार बच्चे लेजिस्लेटिव असेंबली करके आते हैं। ओनली पार्लियामेंट हैज द पावर टू एक्सटेंड the term of legislative assembly during emergency। तो कहने का मतलब क्या है, लेजिस्लेटिव असेंबली खुद से अपना टर्म नहीं बढ़ा सकती रेजोल्यूशन पास करके, ऐसा केवल पार्लियामेंट ही कर सकती है। और एक बार में कितना? एक साल। और उसमें एक और रूल है, जैसे ही इमरजेंसी हटेगी उस दिन से लेके 6 महीनों के बाद, उस दिन से लेके 6 महीनों के बाद वो जो लेजिस्लेटिव असेंबली है जिसका टर्म बढ़ाया गया था इमरजेंसी के दौरान, वो भंग हो जाएगी अपने आप, करने की जरूरत नहीं है। on the expiry of 6 months from the termination of emergency या from the end of emergency, from the termination of emergency, the legislative assembly will dissolve automatically मतलब अपने आप गवर्नर साहब को उसमें कुछ करना नहीं पड़ेगा, कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। आ गई बात समझ में? इसके बाद आते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल पे। अब लेजिस्लेटिव काउंसिल में उन्हीं बातों को दोबारा से दोहरा लो जो हम लोगों ने राज्यसभा के संबंध में समझी थी। जैसे लेजिस्लेटिव काउंसिल जो होती है वो परमानेंट बॉडी है, जिसका मतलब क्या है, उसका डिसोल्यूशन नहीं हो सकता है। 9th पॉइंट, लेजिस्लेटिव काउंसिल इज अ परमानेंट बॉडी, विच मीन्स, इसका मतलब है, which means it cannot be dissolved, ठीक है। तो हमारी जो लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है वो राज्यसभा की तरह एक परमानेंट बॉडी होती है, जिसका मतलब क्या हुआ कि हम उसको डिसॉल्व नहीं कर सकते, उसको भंग नहीं कर सकते। और कैसे सिस्टम चलता है इसमें, 1/3 of the total membership, 1/3 of the total membership of legislative council retire every second year and accordingly new members join in। कहने का मतलब है, क्योंकि परमानेंट बॉडी है लेजिस्लेटिव काउंसिल, तो उसकी जो भी टोटल स्ट्रेंथ है उसके 1/3 लोग हर दूसरे साल रिटायर होते हैं और उतने ही नए लोग उनकी जगह ले लेते हैं।
तो ये साइकिल चलती रहती है हमेशा, कभी ऐसा नहीं होता कि हमारी लेजिस्लेटिव काउंसिल का टर्म जो है वो कंप्लीट हो जाए। ठीक है, क्लियर है। और ये क्वालिफिकेशन से जुड़ी हुई जो सारी बातें आपको, क्वालिफिकेशन कह रहा हूं, ये ड्यूरेशन से जुड़ी हुई जो सारी बातें आपको आर्टिकल 172 के अंदर देखने को मिल जाती है। ठीक है, क्लियर है। आर्टिकल 172 में ये सारी बातें देखने को मिलेंगी। क्लियर है। अभी बेटा जो मैं पढ़ा रहा हूं उस पर ध्यान दो, अभी उतना पढ़ते हुए चलो। ठीक है, बाकी बाद में जो भी क्वेश्चन रह जाएगा उसको हम लोग देख लेंगे। चलो अब बात करते हैं दोस्तों अगले पॉइंट की, और वो है क्वालिफिकेशन। देखो क्वालिफिकेशन हमेशा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है, क्योंकि एमसीक्यूज में बहुत पूछा जाता है। एमसीक्यूज में बहुत पूछा जाता है क्वालिफिकेशन, चाहे वो लेजिस्लेटिव असेंबली के संबंध में हो, चाहे वो लेजिस्लेटिव काउंसिल के संबंध में हो। और देखो परेशान होने वाली इसमें कोई भी चीज नहीं है, बहुत ही सिंपल सी क्वालिफिकेशंस हैं। जैसे जहां तक बात लेजिस्लेटिव असेंबली की है, तो क्वालिफिकेशन क्या है? सबसे पहली तो वो कि वो जो व्यक्ति है जो लेजिस्लेटिव असेंबली का इलेक्शन लड़ रहा है वो भारतीय नागरिक होना चाहिए। भारतीय नागरिक होना चाहिए तो लगभग हर जगह हमको देखने को मिलती है, हर पद पे देखने को मिलती है। दूसरे नंबर पर हमको ये चाहिए, दूसरे पॉइंट पे हमको ये जरूरी होती है कि वो जो लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर है अगर वो इलेक्शन जीतता है तो उसको ओथ लेनी पड़ेगी, ओथ और अफर्मेशन लेनी पड़ेगी। बिना ओथ और अफर्मेशन लिए उसको हम ऑफिस में एंटर नहीं करने देंगे। और ये ओथ वगैरह सब कहां पे लिखी हुई है? हमारे भारतीय संविधान के 3rd शेड्यूल के अंदर। कौन सा व्यक्ति कौन सी ओथ लेगा, ये सारा जो लेखा जोखा है हमारे भारतीय संविधान के 3rd शेड्यूल के अंदर दिया गया है। तो पहले हमको नागरिकता चाहिए, पहले हमको भारतीय नागरिकता चाहिए, दूसरे नंबर पे हमको चाहिए कि वो व्यक्ति ओथ ले। और जहां तक बात लेजिस्लेटिव असेंबली की है तो तीसरे नंबर पे हमको चाहिए कि वो व्यक्ति कम से कम दोस्तों 25 साल का, 25 ईयर्स। ठीक है, कम से कम वो व्यक्ति 25 ईयर्स का होना चाहिए, कम से कम वो व्यक्ति 25 साल का होना चाहिए, और वो किसी भी अन्य कानून के अंदर डिस्क्वालिफाइड नहीं होना चाहिए। ठीक है, नॉट डिस्क्वालिफाइड लिख रहा हूं, नॉट डिस्क्वालिफाइड। तो हमारे यहाँ पार्लियामेंट के द्वारा बनाए गए कुछ कानून हैं, जैसे रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, तो वहां पे भी कुछ रिक्वायरमेंट्स बताई गई हैं, उनको भी पूरा करना होता है। उनके अंदर भी डिस्क्वालिफिकेशन हमको नहीं चाहिए। ठीक है, तो अगर कोई भी व्यक्ति है जो लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर बनना चाहता है तो उसे बेसिक हमारे भारतीय संविधान के अनुसार ये रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी होती है। इसी तरीके से जहां तक बात दोस्तों लेजिस्लेटिव काउंसिल की है, तो वहां पे भी लगभग यही चीज है। जैसे पहले नंबर पे हमको वही चाहिए कि वो सिटीजन हो, दूसरे नंबर पे हमको वही चाहिए कि वो ओथ ले, ओथ की रिक्वायरमेंट, और वही 3rd शेड्यूल में लिखा हुआ है कि क्या ओथ ली जाएगी। ठीक है, तीसरे नंबर पे हमको चाहिए, यहां पे फर्क आता है कि जहां तक बात लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर बनने की है, यहां पे जो कम से कम उम्र चाहिए हमको, वो चाहिए दोस्तों 30 साल, 30 ईयर्स। और चौथी बात भी वही है कि ये जो एक ऐसा व्यक्ति हो जो डिस्क्वालिफाइड ना हो किसी भी पार्लियामेंट के द्वारा बनाए गए कानून के अंदर। ठीक है, कुछ भी है इसमें ये तो मुझे लग रहा है बड़ी बेसिक सी चीज है, एक नजर में आप लोगों को समझ में आ गई होगी। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया। चलो इसके बाद मैं आपको लेके चलता हूं 12वें पॉइंट पे। ठीक है, 12वां पॉइंट क्या कहता है? जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है उसको प्रिसाइड कौन करता है, मतलब उसकी जो प्रोसीडिंग्स है उन्हें कौन चलाता है? स्पीकर। लेजिस्लेटिव असेंबली इज प्रिसाइडेड बाय किसके द्वारा? स्पीकर। ठीक है, कौन प्रिसाइड करता है लेजिस्लेटिव असेंबली को? उनका स्पीकर। और इसी के साथ साथ एक और पद होता है जो बैकअप में काम करता है, डिप्यूटी स्पीकर। डिप्यूटी स्पीकर। तो वैसे तो प्रिसाइड स्पीकर करेगा, पर किसी भी कारणवश अगर स्पीकर अवेलेबल नहीं है तो डिप्यूटी स्पीकर उस जिम्मेदारी को दोस्तों निभाता है।
लेजिस्लेटिव असेंबली के संबंध में। ठीक है, जहां तक बात लेजिस्लेटिव काउंसिल की है, लेजिस्लेटिव काउंसिल को प्रिसाइड करता है, लेजिस्लेटिव काउंसिल इज प्रिसाइडेड बाय चेयरमैन, इज प्रिसाइडेड बाय चेयरमैन। ठीक है, लेजिस्लेटिव काउंसिल को कौन प्रिसाइड करते हैं? चेयरमैन। और यहां पे भी एक बैकअप ऑप्शन होता है, किनका? डिप्यूटी चेयरमैन का, डिप्यूटी चेयरमैन का। ठीक है, अगर चेयरमैन किसी भी कारणवश उपलब्ध नहीं हो पाते हैं तो उनकी जगह कौन ले लेते हैं? डिप्यूटी चेयरमैन साहब। अब आपको इनको देख के लग रहा होगा कि ये तो सिमिलर सिचुएशन है, पार्लियामेंट में, लोकसभा में यही बात पड़ी थी, राज्यसभा में यही बात पड़ी थी। बिल्कुल आपको लग रहा होगा, पर कुछ छोटे छोटे से फर्क है, अभी उन फर्कों के ऊपर भी आएंगे। देखो, जहां तक लेजिस्लेटिव असेंबली की बात है, तो ये लोग क्या करते हैं, जैसी लेजिस्लेटिव असेंबली बन के आई, कॉन्स्टिट्यूट हुई, तो उन्हीं में से 2 लोगों को चुन लेंगे। ठीक है, असेंबली खुद चुन लेगी, उनमें से एक व्यक्ति को बना देगी स्पीकर, एक व्यक्ति को बना देगी डिप्यूटी स्पीकर। ऐसा ही लोकसभा में भी होता है। पर अगर मैं राज्यसभा की बात करूं, तो राज्यसभा में क्या होता था कि राज्यसभा का जो चेयरमैन होता था वो राज्यसभा खुद नहीं चुनती थी। राज्यसभा का जो चेयरमैन था वो एक ऐसा पद था जो किसके लिए रिजर्व्ड है? जल्दी से बताओ फटाफट से। वेरी गुड, कि जो वाइस प्रेसिडेंट साहब होते थे वही राज्यसभा के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन बन जाते थे बाय डिफॉल्ट। तो राज्यसभा को मौका नहीं मिलता था चुनने का, किसको? अपने चेयरमैन को। पर डिप्यूटी चेयरमैन को राज्यसभा खुद चुनता था। ठीक है, पर लेजिस्लेटिव काउंसिल के संबंध में ऐसा कुछ भी नहीं है। लेजिस्लेटिव काउंसिल के ही लोग आपस में चुनते हैं 2 लोगों को, जिसमें से एक व्यक्ति को पद मिलता है चेयरमैन और दूसरे व्यक्ति को मिलता है डिप्यूटी चेयरमैन। यहां पे ऐसा कोई भी एक्स ऑफिशियो चेयरमैन वाली सिचुएशन नहीं है। ठीक है, तो जैसा लेजिस्लेटिव असेंबली के लोग अपने 2 लोगों को चुन रहे हैं, स्पीकर और डिप्यूटी स्पीकर बना रहे हैं, वैसे ही लेजिस्लेटिव काउंसिल के भी लोग अपने 2 लोगों को चुन रहे हैं और उनको चेयरमैन और डिप्यूटी चेयरमैन बना रहे हैं। ठीक है, क्लियर है? समझ में आ गई ये बात? तो ये आपको समझने के लिए आर्टिकल 178 देखना है, 182 देखना है। ठीक है, वहां से ये कवर हो जाएगी सिचुएशन। चलो, हो गया। ये है दोस्तों हमारा स्टेट लेजिस्लेचर। अब देखो क्वेश्चन कैसे आते हैं। अब क्वेश्चंस आपको यहीं पे घुमाने की कोशिश करेंगे। जैसे एक पॉइंट हमने यही वाला पूछा, आपसे ऐसा सवाल पूछ लेंगे, हु अपॉइंट्स द चेयरमैन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब बच्चे क्या होते हैं, राज्यसभा के चक्कर में कंफ्यूज हो जाते हैं। पर देखो कितना आसान सा जवाब है। केंद्र के लेवल पे तो वाइस प्रेसिडेंट का पोस्ट है, प्रेसिडेंट है, उसके नीचे वाइस प्रेसिडेंट है। पर राज्य के लेवल पे कोई वाइस गवर्नर सुना है आपने? गवर्नर होता है केवल, तो कोई व्यक्ति है ही नहीं जो बाय डिफॉल्ट उस पद को बैठा है या उस पद पे बैठे। तो हम अपनी तरफ से ही इतना अगर थोड़ा सा भी दिमाग लगाएं तो आइडिया आ जाएगा आपके दिमाग में कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल के लोग हैं वही उनको चुन रहे होंगे। ठीक है, क्लियर है? कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी परेशानी? अभी ऑल क्लियर? समझ में आ गई सारी बातें? ठीक है, अब दोस्तों हम लोग चर्चा करेंगे एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक की, एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक की। गवर्नर, बेटा लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है यूनियन टेरिटरी में। अभी उस सब की हम कोई चर्चा नहीं कर रहे हैं, अभी केवल स्टेट की चर्चा कर रहे हैं, स्टेट लेजिस्लेचर को समझ रहे हैं। ठीक है, अभी कोई भी ऐसी चीज में मत जाओ जहां से आपको कंफ्यूजन क्रिएट हो। ठीक है, देखो अब समझाता हूं मैं आप लोगों को एक ऐसा टॉपिक जिसको ये मान के चलो आप एग्जाम में आना ही आना है, कोई डाउट ही नहीं है, और खुश हो जाओगे आप टॉपिक का नाम सुनते ही। द सुप्रीम कोर्ट, द सुप्रीम कोर्ट। और दोस्तों ये एक ऐसा टॉपिक है, क्योंकि हम देखो लॉ स्टूडेंट्स हैं
और लॉ स्टूडेंट होने के नाते हमारी जिम्मेदारी बनती है कि सुप्रीम कोर्ट के संबंध में तो हमको अच्छी जानकारी होनी ही चाहिए। एंड दैट इज द रीजन एक्चुअली कि आप कभी भी कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखो, किसी भी जुडिशरी एग्जाम का देख लो जहां पे कॉन्स्टिट्यूशन पूछा जाता है, आप ये पाओगे कि सुप्रीम कोर्ट से या फिर हाई कोर्ट से पक्का सवाल आया ही आया है, हर साल आया है, और फुल फ्लेजेड क्वेश्चन आया है, मैक्सिमम मार्क्स वाला। और कभी कभी तो ऐसा भी हुआ है दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट में फुल फ्लेज क्वेश्चन दे दिया और हाई कोर्ट में शॉर्ट नोट दे दिया, या वाइस वर्सा। तो ये ऐसा टॉपिक है जो आपकी बिल्कुल वल्ले वल्ले करा देगा अगर आप इस टॉपिक को अच्छे से समझ लो। और मैं आपको बताऊं, शुरू में पढ़ाने से पहले ही बता रहा हूं, ये बड़ा आसान टॉपिक है। जो भी बच्चे फंसे फंसे से आपको महसूस होते हैं ना, उसकी वजह बस इतनी सी रह जाती है कि या तो उन्होंने सोर्सेस को अच्छी रिफर नहीं किया, या फिर उनको कोई अच्छे से समझाने वाला नहीं मिला, बस। वरना सुप्रीम कोर्ट को समझना बहुत आसान है। बहुत अच्छा आंसर आप लिख सकते हो अगर आप थोड़ी भी समझ रखते हो उस टॉपिक के बारे में। ठीक है, तो बिना समय को बर्बाद करे हुए आपको लेके चलता हूं सुप्रीम कोर्ट की तरफ। और देखो, सुप्रीम कोर्ट की जब हम चर्चा करेंगे तो थोड़ा डेप्थ होगी, हम थोड़ी गहराइयों में जाएंगे, और गहराइयों में जाना जरूरी है क्योंकि उन्हीं गहराइयों से ही सवाल आएगा। ठीक है, तो ध्यान से। तो हमारा जो डिस्कशन शुरू होगा दोस्तों, वो शुरू होता है कि हमारा ये जो सुप्रीम कोर्ट है, इसकी एस्टेब्लिशमेंट और इसकी कॉन्स्टिट्यूशन। एस्टेब्लिशमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। और ये सबसे महत्वपूर्ण भाग है हमारे इस पूरे डिस्कशन का शुरू में ही आ जाता है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। ठीक है, पहले बेसिक बात से शुरुआत करता हूं। देखो, सबसे पहली बात तो आप ये समझो एस्टेब्लिशमेंट के बारे में, ये कहता है देयर शैल बी, देखो लैंग्वेज को ध्यान दो, देयर शैल बी अ सुप्रीम कोर्ट, there shall be a supreme court of India। तो सबसे पहली बात आपको जो सीखने को मिलेगी वो इस शैल की शब्द से मिलेगी। और इस शैल के शब्द को इस्तेमाल करने का मतलब समझ रहे हो कि कभी भी कोई भी ऐसी परिस्थिति नहीं होगी दोस्तों कि हमारे सामने, हमारे देश के अंदर सुप्रीम कोर्ट उपलब्ध ना हो। बिल्कुल ठीक, मतलब ये एक मैंडेटरी इंस्टीट्यूशन है, ये कोई ऑप्शनल संस्था नहीं है लेजिस्लेटिव काउंसिल की तरह, ये उसे एबोलिश कर सकते हो, उसको क्रिएट कर सकते हो। नो, इन ऑल सिनेरियोज, इन ऑल पॉसिबिलिटीज, हर परिस्थिति में हमारे देश के अंदर एक संस्था होगी जिसका नाम होगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, जहां तक मैं सुप्रीम कोर्ट के कंपोजिशन की बात करता हूं, तो कंपोजिशन में सबसे पहले एक व्यक्ति आएंगे जिनका नाम होगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, देखो कोई पद नहीं होता इस नाम से, चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। मैंने ऐसी काफी कॉपीज चेक करी है, उसमें बच्चे लिख के आते हैं चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ऐसा कोई पद क्या होता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो हमारी सुप्रीम कोर्ट में सबसे पहले कौन होंगे? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और दूसरे नंबर पे होंगे अदर जजेस। अभी अदर जजेस का मतलब जो बाकी के सुप्रीम कोर्ट के जजेस होंगे। अब इसी से जुड़ा हुआ बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है दूसरा पॉइंट, जो कि होने वाला है नंबर ऑफ अदर जजेस के बारे में।
इसको बड़ा ध्यान से समझना। नंबर ऑफ अदर जजेस, कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब यह है, हम ये तो समझ गए कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे, ये तो समझ गए, पर जो बाकी के जजेस हैं वो कितने होंगे? जो बाकी के जजेस हैं होंगे ये तो पता है, पर कितने होंगे? तो आपको समझना पड़ेगा कि जो नंबर ऑफ जजेस की जो सिचुएशन है वो ये है कि पार्लियामेंट को ये पावर दी है कि वो कानून बनाए। पार्लियामेंट बाय मेकिंग लॉ कैन specify the number of other judges। मतलब हमारे भारतीय संविधान ने ये जिम्मेदारी पार्लियामेंट के ऊपर छोड़ी है कि वो डिसाइड करे कि जो बाकी के जजेस हैं वो कितने रहेंगे। और पार्लियामेंट ऐसा कैसे करेगी? कानून बनाकर, कानून के माध्यम से। इसमें यह बहुत महत्वपूर्ण है कि कानून बनाया जाएगा पूरा प्रॉपर, और उसके हिसाब से डिटरमाइन किया जाएगा कि जो अदर जजेस हैं वो कितने होंगे। अब इसमें एक छोटी सी बात है। अब छोटी सी बात यह है कि जब हमारा भारतीय संविधान लागू हुआ तो उस समय पर तो व्यवस्था ऐसी थी कि एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे और उनके अलावा 7 अदर जजेस थे। सात अदर जजेस थे, पर 7 समय के साथ कम पड़ने लगे। तो धीरे धीरे करके पार्लियामेंट ने कानून बनाकर इस नंबर को बढ़ाया। ठीक है, अभी जो आखिरी ऐसा कानून बना था जिसमें नंबर ऑफ अदर जजेस को स्पेसिफाई किया गया था, उस कानून का नाम लिख लो और इसको लिख के आना अपने एग्जाम में। द सुप्रीम कोर्ट नंबर ऑफ जजेस अमेंडमेंट एक्ट। द सुप्रीम कोर्ट नंबर ऑफ जजेस, द सुप्रीम कोर्ट नंबर ऑफ जजेस अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2019। 2019 में यह आखिरी ऐसा कानून आया, बदलाव आया। और इसके अनुसार अभी ऐसी व्यवस्था है कि हमारे देश के अंदर एक तो चीफ जस्टिस होंगे, 1 चीफ जस्टिस, और उसके अलावा 33 अदर जजेस। तो अभी व्यवस्था ऐसी है, मतलब टोटल 34 की स्ट्रेंथ है मैक्सिमम, जिसमें 33 अदर जजेस हैं और एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। ठीक है, क्लियर है, याद रह जाएगा। चलो, अब इसके बाद कि ये तो हो गया भाई, एस्टेब्लिश हो गया, कंपोजिशन हो गया, तो बड़ी बच्चों वाली बातें थी। सबसे खतरनाक बात पता है क्या है जो हम अब डिस्कस करने वाले हैं, और वो है अपॉइंटमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस। अपॉइंटमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस मतलब कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस को कैसे चुना जाता है। और जब हम बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस को कैसे चुना जाता है, तो हमारे सामने 2 सवाल आते हैं। पहला है, हाउ इज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंटेड। दूसरा है, हाउ आर अदर जजेस of the Supreme Court
ऑफ द सुप्रीम कोर्ट अपॉइंटेड, मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कैसे चुना जाता है और जो बाकी के सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं उनको कैसे चुना जाता है। देखो, जहां तक पहला सवाल है, इसको लेके बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी नहीं है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस सीजीआई लिख रहा हूं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इसका मतलब, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज generally appointed on the basis of seniority, on the basis of seniority, और ये प्रैक्टिस का पार्ट है। जो भी सुप्रीम कोर्ट का जज किसी भी समय पर सबसे सीनियर होता है, सीनियर मतलब एक्सपीरियंस वाइज, जिसने सबसे लंबी सर्विस की है जज के तौर पर, तो जो भी व्यक्ति किसी भी समय पर सबसे सीनियर होता है वो बनता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ये प्रैक्टिस का पार्ट है। ये हमारा भारतीय संविधान लागू होते ही प्रैक्टिस चालू हो गई थी और लगभग अभी तक हर बार ही इस प्रैक्टिस को फॉलो किया गया है। बस बीच में एक दो बार ऐसा हुआ कि इस प्रैक्टिस को फॉलो नहीं किया गया और वो उसके पीछे प्योर पॉलिटिक्स थी। वो एक अलग ही जमाना था, इंदिरा गांधी वाली सरकार का जमाना था, जहां पर इंदिरा गांधी जी के दबाव के अंदर ऐसा हुआ कि जो सीनियर मोस्ट जजेस थे उनको जंप करके जो जूनियर जज थे एएन रे, उनको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाया गया था। ठीक है, उन कुछ सर्कमस्टांसेस को छोड़ दें जो उसी दौरान हुई, 1970s के दौरान हुई, उस पीरियड को अगर हम हटा दें, अदरवाइज शुरू से ही आज तक यही प्रैक्टिस चल रही है और इसको कोई क्वेश्चन भी नहीं करता। एक जस्टिफाइड प्रैक्टिस है कि जो सीनियर मोस्ट जज होता है सुप्रीम कोर्ट का, वही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनता है। तो इसके ऊपर कोई भी डिबेट और डिस्कशन या ज्यादा कंट्रोवर्सी है नहीं। तो इसको तो अपने आंसर में आप 1 2 3 लाइन लिख के छोड़ देना। ठीक है, क्लियर है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज जनरली अपॉइंटेड ऑन द बेसिस ऑफ सीनियोरिटी। ठीक है, अब आते हैं इस वाले सवाल पर, ये सबसे खतरनाक सवाल है, ये बना बनाया क्वेश्चन है आपका एग्जाम में। हाउ आर अदर जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट अपॉइंटेड? इस पॉइंट पे आते हैं। ठीक है, अपॉइंटमेंट ऑफ other judges of the Supreme Court। ठीक है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। पहले समझते हैं कि भारतीय संविधान क्या कह रहा है। एक बार भारतीय संविधान क्या कह रहा है इसको समझ गए, फिर हम समझेंगे कि केस लॉस क्या कह रहे हैं। ठीक है, कैसी कैसी जजमेंट्स आई हैं और उनके अंदर क्या बातें कही गई हैं। ठीक है, तो मेहनत होने वाली है आगे वाले समय में, ध्यान से सुनना। देखो दोस्तों, जहां तक हमारे भारतीय संविधान की बात है, वो क्या कहता है? चीफ जस्टिस इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट with the consultation of other judges of the Supreme Court or High Court as he may deem necessary in the appointment of other judges। ये वाली लाइन सुनिएगा, in the appointment of other judges the president shall always consult the chief justice of India। as per the Indian Constitution, as per the Indian Constitution, the other judges, the other judges of the Supreme Court are appointed
by the president, by the president after consulting the Chief Justice of India, the Chief Justice of India। भारतीय संविधान कहता है, आर्टिकल 124 का क्लॉज 2 कहता है कि जो अदर जजेस हैं उनको अपॉइंट करेंगे प्रेसिडेंट साहब, जो अदर जजेस हैं उनको अपॉइंट करेंगे प्रेसिडेंट साहब। ठीक है, क्लियर है। पर प्रेसिडेंट साहब उन अदर जजेस को अपॉइंट करने से पहले कंसल्ट करेंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को। क्या करेंगे? कंसल्ट करेंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को। तो अपॉइंटमेंट की जो पावर है, समझिएगा, बड़े ध्यान से सुनिएगा इस बात को, अपॉइंटमेंट की जो पावर है वो प्रेसिडेंट के पास है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंट नहीं करेंगे। कौन अपॉइंट करेगा? प्रेसिडेंट साहब। पर प्रेसिडेंट साहब के ऊपर जिम्मेदारी है कि वो अपॉइंटमेंट करने से पहले कंसल्ट करेंगे किसको? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को। तो सारी जो डिस्कशन और डिबेट है आगे की, वो यही है कि ये जो कंसल्ट शब्द है इसका मतलब क्या है। What is the meaning of the term consult as used in आर्टिकल 124। इस कंसल्ट का मतलब क्या होगा? अब देखो, इस कंसल्ट शब्द को अगर आप नॉर्मली इंटरप्रेट करो, अगर गूगल पे सर्च करो या ऑक्सफोर्ड या कैम्ब्रिज की डिक्शनरी देखो, तो इससे कुछ ऐसा भाव निकल के आता है कि कंसल्ट का मतलब है कि किसी व्यक्ति की राय लेना, किसी व्यक्ति की एडवाइस लेना, किसी व्यक्ति से चर्चा करना किसी भी मुद्दे पर। इस शब्द का ऐसा भाव बिल्कुल भी नहीं है कहीं पर भी आप देख लो, जहां पे देख के आपको ऐसा लगे कि कोई व्यक्ति जो राय दे रहा है या जिस व्यक्ति के साथ चर्चा की जा रही है, वो जो राय है वो बाउंडिंग होगी उस दूसरे पर्सन पे, बाउंड करेगी दूसरे व्यक्ति को। मतलब ऐसा भाव निकल के नहीं आता आमतौर पर कंसल्टेशन शब्द से, जिसको पढ़कर ऐसा लगे कि प्रेसिडेंट साहब उस बात से बाध्य होंगे, उस ओपिनियन से बाध्य होंगे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया देंगे किसी भी जज की अपॉइंटमेंट के संबंध में। जो नॉर्मल भाव है वो यही निकल के आता है कि कंसल्ट करेंगे, चर्चा करेंगे, वार्तालाप कर लेंगे, ओपिनियन ले लेंगे, फिर आखिरी में अपने हिसाब से फैसला करेंगे प्रेसिडेंट साहब की, जो भी उनको ठीक लगे। चर्चा कर ली, राय ले ली, अब राय को मानना है या नहीं मानना है वो प्रेसिडेंट साहब के ऊपर है। शब्द का तो भाव यही है दोस्तों। कंसल्ट, ये जो शब्द इस्तेमाल किया है, इसका भाव तो यही है, और हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स हैं उन्होंने इसी शब्द का इस्तेमाल किया है। ये बात भी बिल्कुल ठीक है। पर इसमें परेशानी क्या है? इसमें बेटा बहुत बड़ी परेशानी है, और वो परेशानी पता है क्या है? वो परेशानी है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी मतलब कि अगर हम ये मान के चलें कि इस कंसल्ट का मतलब केवल राय लेना है, मतलब प्रेसिडेंट साहब का ही फाइनल डिसीजन है, और आप सभी लोगों को इतना तो समझ में आ ही गया होगा अभी तक जो हमारी चर्चा हुई है भारतीय संविधान को लेके, कि प्रेसिडेंट साहब जो भी कुछ करते हैं वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के कहने पे करते हैं, प्राइम मिनिस्टर के कहने पे करते हैं, मतलब सरकार के कहने पे करते हैं। और सरकार का मतलब क्या? एग्जीक्यूटिव। तो अगर हम एग्जीक्यूटिव के हाथों में पावर दे रहे हैं जजेस को अपॉइंट करने की, तो क्या हम जुडिशरी की इंडिपेंडेंस को एंश्योर कर पाएंगे? क्या हम भूल गए आर्टिकल 50, जिसमें लिखा हुआ है कि ये राज्य की जिम्मेदारी है
कि वो जुडिशरी को सेपरेट रखेगा एग्जीक्यूटिव से? क्या उसका उल्लंघन नहीं हो रहा है यहां पे? आप खुद ही सोचिए। आप एक ऐसी संस्था को अपॉइंटमेंट की पावर दे रहे हैं, वो तो अपने ही लोगों को, बंदे को चुनेंगे, और जिन लोगों को चुनेंगे क्या वो आजादी से काम कर पाएंगे? ऐसा कुछ काम कर पाएंगे जो उन लोगों के खिलाफ होगा जिन्होंने उन्हें चुना है? दैट वॉज द थ्रेट। सारी कहानी, सारा मुद्दा, सारा डिस्कशन शुरू यहीं से हुआ है कि जैसी भाषा लिखी हुई है, ये जो शब्द है कंसल्ट, ये इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को थ्रेटन करता है। ये है जो भारतीय संविधान की बात है। अब इसकी जो आगे की चर्चा है वो हम केस लॉस के माध्यम से करेंगे। मैं आपको कुछ केसेस पढ़ाऊंगा, 4-5, जिसमें बारी बारी से एनालाइज करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने कैसे इंटरप्रेट किया इस शब्द को और कैसे सिचुएशन को संभाला है। पर उससे पहले छोटा सा 5 मिनट का ब्रेक लेंगे हम सभी लोग। आप सभी लोग 5 पानी पी लीजिए, थोड़े से शांत हो जाइए, थोड़ा सा रिलैक्स कर लीजिए, क्योंकि आगे आने वाली चर्चा बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है आप सभी लोगों के लिए। ठीक है, तो अभी दोस्तों 5:01 हो रहा है एग्जैक्टली मेरे मोबाइल फोन में। जैसे ही 5:06 हो जाएंगे, वैसे ही मैं सेशन को दोबारा से शुरू कर दूंगा, तो आप उसी हिसाब से अपनी जिम्मेदारी को समझिएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों 5 मिनट का ब्रेक शुरू होता है अब।
चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं अपने सेशन की दोबारा से। देखो, हम लोगों ने अभी तक क्या डिस्कस कर लिया है कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कंसल्ट शब्द का इस्तेमाल किया गया है, जहां पे राइट तो प्रेसिडेंट साहब को बोल दिया गया है कि वही अपॉइंटमेंट करेंगे अदर जजेस का, पर वो अपॉइंटमेंट करने से पहले कंसल्ट करेंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को। और सारा जो लड़ाई झगड़ा अब आगे हम लोग देखने वाले हैं वो इसी कंसल्ट शब्द के ऊपर होने वाला है। ठीक है, अब समझेंगे केस लॉस को। ठीक है, बारी बारी से पॉइंट बाय पॉइंट कवर करते हुए चलेंगे। देखो, इस पूरे डिस्कशन से संबंधित यही जो कंसल्टेशन शब्द की इंटरप्रिटेशन है, इससे संबंधित जो सबसे पहली जजमेंट हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है वो है दोस्तों यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस संकल चंद सेठ 1977 का जजमेंट है। यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस संकल चंद सेठ 1977 सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। और देखिए इस जजमेंट के अंदर क्या बोला गया। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कंसल्टेशन मींस फुल एंड इफेक्टिव कंसल्टेशन, इट डज नॉट मीन कंकरेंस एंड द प्रेसिडेंट इज नॉट बाउंड बाय सच कंसल्टेशन। दो बातें। पहली बात यह है कि जो कंसल्टेशन होनी चाहिए वो फुल एंड इफेक्टिव होनी चाहिए। कंसल्टेशन मस्ट बी फुल एंड इफेक्टिव। तो सबसे पहले जो दबाव डाला गया इस जजमेंट के अंदर वो इसी बात पे डाला गया कि जो कंसल्टेशन हो वो तरीके से की जाए, उसका एक पर्पस होना चाहिए। मतलब प्रेसिडेंट साहब केवल फॉर्मेलिटी ना निभाएं, हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया साहब को पूरा मौका दें अपनी बात को आगे रखने का। मतलब जो कंसल्टेशन हो वो प्रभावशाली हो, वो पूर्ण हो। ठीक है, फुल एंड इफेक्टिव। पर दूसरे नंबर पर इस सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि किसी भी परिस्थिति में ये जो कंसल्ट शब्द है इसको हम कंकरेंस के तौर पर इंटरप्रेट नहीं कर सकते। कंसल्टेशन कैनॉट मीन कंकरेंस। कंसल्टेशन कैनॉट मीन कंकरेंस। अब देखो एक और नया शब्द आ गया है आप सभी लोगों के सामने, और इस शब्द को समझ लो कि ये शब्द का मतलब क्या होता है। कंकरेंस का मतलब होता है, इसका जो भाव होता है वो होता है कि अ पर्सन is bound by the opinion given। मतलब जब किसी व्यक्ति पर वो राय जो उसको दी जा रही है वो बाध्य होती है, मतलब वो बाउंड होता है उस राय से, उसके बियॉन्ड नहीं जा सकता है, तब जिस शब्द का हम इस्तेमाल करते हैं दोस्तों वो है कंकरेंस। अब इस संकल चंद के जजमेंट में बोल रहा है सुप्रीम कोर्ट कि जो शब्द इस्तेमाल किया गया है वो है कंसल्टेशन, ना कि कंकरेंस। तो हम ऐसा कोई भाव ले ही नहीं सकते जिसका मतलब ये निकल के आए कि जो प्रेसिडेंट साहब हैं वो वादे होंगे उस राय से जो राय उनको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया देंगे। और इसका देखो बड़ा सिंपल सा लॉजिक बताया
कि अगर कंकरेंस शब्द का ही भाव चाहिए था हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स को, अगर वो यही कहना चाहते थे कि चीफ जस्टिस की राय से बाउंड हो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो कहें वही माना जाए, उसी का अपॉइंटमेंट हो, तो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स कंकरेंस शब्द का इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने कंसल्ट शब्द का इस्तेमाल ही क्यों किया अगर वो यही कहना चाहते थे? अगर शब्द उपलब्ध है तो शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया, और अगर नहीं किया गया है तो उसका मतलब तो यही है कि वो चीज नहीं कहना चाहते थे वो कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स, वो कंसल्ट पे ही स्टिक करना चाहते थे। और कंसल्ट का मतलब क्या है? चर्चा करना, राय करना, जिसका मतलब क्या हुआ कि जो प्रेसिडेंट है वो बाउंड नहीं होगा। प्रेसिडेंट, ये संकल चंद की जजमेंट का फैसला बता रहा हूं, प्रेसिडेंट इज नॉट बाउंड बाय the opinion of the चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट को केवल फुल और इफेक्टिव कंसल्टेशन करनी है, उसके बाद फैसला खुद ही लेना है, ठीक है? वो बाउंड नहीं है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ओपिनियन से। ये संकल चंद का जजमेंट हुआ। इसके बाद, इसके लगभग आई वुड से कितना, 5 साल के बाद एक नया जजमेंट आया जिसका नाम है एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये आया 5 सालों के बाद 1982 में सुप्रीम कोर्ट। और देखिए एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में लगभग वही सारी बातें दोहराई गई जो संकल चंद के अंदर बोली गई थी। मतलब कि जैसे हम कंसल्टेशन शब्द को कनकरेंस के तौर पर इंटरप्रेट नहीं कर सकते, जिसका मतलब क्या हुआ कि हमारे भारतीय संविधान के अंदर जो व्यवस्था है वो ये है कि एग्जीक्यूटिव सुप्रीमेसी होगी, एग्जीक्यूटिव सुप्रीमेसी ओवर the appointment of judges of the Supreme Court, judges of the Supreme Court। मतलब यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने यह माना कि हमारे भारतीय संविधान के अंदर जो व्यवस्था बनाई गई है और जिसको हमें मानना पड़ेगा क्योंकि वो भारतीय संविधान है, वहां पर एग्जीक्यूटिव को सुप्रीमेसी दी गई है। मतलब एग्जीक्यूटिव को ये पावर दी गई है कि वही सुप्रीम कोर्ट के जजेस का अपॉइंटमेंट करे, क्योंकि ऐसा लिखा हुआ है, सीधी सी बात। इस केस को, इस एसपी गुप्ता के केस को हम बोलते हैं फर्स्ट जजेस केस। तो कभी एमसीक्यू वगैरह में पूछ ले तो याद रखना, फर्स्ट जजेस केस बोला जाता है एसपी गुप्ता के जजमेंट को। और ये पहला ऐसा जजमेंट है जिसमें खुल के सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जैसी व्यवस्था है वैसी व्यवस्था को देख के तो यही लगता है कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर थे वो एग्जीक्यूटिव सुप्रीमेसी चाहते थे अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस के बारे में। अगर वो नहीं चाहते होते तो वो प्रेसिडेंट को पावर क्यों देते और इतना हल्का शब्द, मतलब कंसल्ट जैसा हल्का शब्द क्यों इस्तेमाल करते। इस लॉजिक पर यह फैसला आया। और दोस्तों जब ये फैसला आया तब मच गई तबाही, क्योंकि वही वाली बात जो हम लोगों ने पॉइंट शुरू किया था, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी की बहुत बड़ा थ्रेट है। एग्जीक्यूटिव को सुप्रीमेसी देना सुप्रीम कोर्ट के जजेस के अपॉइंटमेंट के संबंध में बहुत बड़ा थ्रेट है। तो क्या हुआ, धीरे धीरे करके प्रेशर जनरेट होने लगा, और कहीं बाहर से नहीं, जुडिशियल सिस्टम के अंदर से ही प्रेशर जनरेट होने लगा कि हमको व्यवस्था को बदलना पड़ेगा, कुछ तो सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा, वरना क्या होगा कि धीरे धीरे करके जो व्यवस्था है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। अब देखो एक बात समझने की कोशिश करना, अमेरिका जैसा महान देश, अमेरिका जैसा महान संविधान भी ऐसी व्यवस्था बनाता है
जहां पे प्रेसिडेंट, अमेरिका का प्रेसिडेंट और वहां की जो कैबिनेट है वही चुनती है सुप्रीम कोर्ट के जजेस को। अमेरिका जैसे महान बड़े देश में भी ये ऐसी प्रक्रिया है जहां पर प्रेसिडेंट और कैबिनेट चुन रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस को, और वहां का सुप्रीम कोर्ट बहुत अच्छे से काम कर रहा है। पर वहां पे अच्छे से काम करने का वजह क्या है? वहां पे देखो दोस्तों, दो ही पॉलिटिकल पार्टी है, एक डेमोक्रेट्स हैं, एक रिपब्लिकन्स हैं, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, जितने भी जजेस होते हैं उनको आधा आधा बांट लेते हैं, जितनी भी सीट्स हैं फॉर एग्जाम्पल। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल 9 सीट्स हैं सुप्रीम कोर्ट में, तो 4 डेमोक्रेट्स के हो गए, 4 रिपब्लिकन्स के हो गए। 4 उन्होंने अपने बंदे भेज दिए, 4 उन्होंने अपने बंदे भेज दिए, एक बंदा न्यूट्रल भेज देंगे जो डिसाइडिंग वोट देता रहेगा जब जरूरत पड़ेगी, जो दोनों ही पार्टी का ना हो। तो ऐसी सिचुएशन से काम चल जाता है वहां पे। पर इंडिया के अंदर ऐसा पॉसिबल नहीं है, इतनी मल्टीपल पॉलिटिकल पार्टीज हैं, अलग तरीके के दबाव हैं यहां पर, इसलिए इसके ऊपर विचार करना बहुत जरूरी पड़ रहा था। और दबाव बनते 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 एक दिन बहुत ज्यादा बन गया, और आखिरी में एक फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का, जिसको बोलते हैं हम लोग, ये हमारा तीसरा केस लॉ है, सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। और ये आया 1993 में जाके। 11 साल लग गए बेटा, 1982 से 1993 में 11 साल लग गए उसी पॉइंट को रिकंसीडर करवाने के लिए, जिसको एसपी गुप्ता में डिसाइड किया गया। और इस केस को हम लोग क्या बोलते हैं प्यार से? सेकंड जजेस केस। सेकंड जजेस केस। अब इस केस के अंदर क्या बोला गया? इस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कंप्लीट यू टर्न ले लिया, बिल्कुल ही। जो भी बात अभी तक उन्होंने संकल चंद के अंदर कही थी या एसपी गुप्ता के अंदर कही थी, उसको लेके बिल्कुल यू टर्न ले लिया और बोला क्या कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया along with other senior most judges of the Supreme Court shall have primacy over the appointment of Supreme Court judges। इस केस के अंदर बिना किसी डिप्लोमेसी के सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जहां तक बात सुप्रीम कोर्ट के जजेस की अपॉइंटमेंट है, उसके संबंध में जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं और बाकी के जो सीनियर मोस्ट जजेस हैं हमारे सुप्रीम कोर्ट के, उनकी प्राइमेसी होगी अपॉइंटमेंट के ऊपर, ना कि एग्जीक्यूटिव की। बिल्कुल देखो, जस्ट अपोजिट बोल रहा है। जो हमने एसपी गुप्ता में बोला उसका जस्ट अपोजिट बोल रहे हैं, जिसका मतलब क्या हुआ कि इस केस के अंदर जो एसपी गुप्ता की जजमेंट थी, जिसको हम फर्स्ट जजेस केस बोल रहे थे, उसको ओवर रूल कर दिया गया। एसपी गुप्ता वॉज ओवर रूल्ड। और सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये जो शब्द है कंसल्ट, इसको हम ऐसे इंटरप्रेट करेंगे जैसे इसका मतलब हो कंकरेंस। कंसल्ट विल बी interpreted to mean concurrence।
देख रहे हो, हर बात वही बोल रहे हैं जो अपोजिट है एसपी गुप्ता के और संकल चंद के। वहां क्या बोला था संकल चंद में कि हम कंसल्टेशन को कंसल्टेशन की तरह इंटरप्रेट करेंगे, कंकरेंस की तरह इंटरप्रेट नहीं करेंगे। पर यहां पे क्या बोला, नहीं, भले ही शब्द कंसल्टेशन इस्तेमाल किया गया हो, फिर भी हम उसका जो मतलब निकालेंगे वो वही निकालेंगे जो कंकरेंस शब्द का बनता है। कहने का मतलब क्या हुआ कि प्रक्रिया वही रहेगी, अपॉइंटमेंट अभी भी प्रेसिडेंट साहब ही करेंगे, प्रक्रिया में कोई बदलाव नहीं है। पर जो प्रेसिडेंट साहब के ऊपर जिम्मेदारी डाली गई ना भारतीय संविधान के अंदर कि उन्हें कंसल्ट करना है, तो वो जब कंसल्ट करेंगे और जो उनको राय दी जाएगी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा, उनको उसी राय को मानना होगा, क्योंकि हम कंसल्ट शब्द को कंकरेंस की तरह इंटरप्रेट कर रहे हैं। समझे? आई बात समझ में? तो कंकरेंस की तरह उसको इंटरप्रेट किया जाएगा। और ये सब कैसे हो पाया? केवल एक चीज का इंपॉर्टेंस देके, वो है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को सुरक्षित करने के लिए हम ऐसा कर रहे हैं। ओनली टू एंश्योर इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। तो जितने भी आप ऑब्जेक्शन उठाना चाहो उठा सकते हो कि कंसल्ट को कंकरेंस के तौर पर कैसे आप इंटरप्रेट कर रहे हो, पर सुप्रीम कोर्ट ने केवल एक ही जस्टिफिकेशन दिया कि हमको ऐसा करना पड़ रहा है ओनली फॉर द रीजन, क्योंकि हमको जुडिशरी की इंडिपेंडेंस को सिक्योर करना है, क्योंकि जो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है वो हमारे भारतीय संविधान का बेसिक फीचर है। इसी बीच केशव नंदा भारती का जजमेंट आ चुका है 1973 में, उसमें बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन आ गई है, जिसमें बोला जा रहा है कि कुछ ऐसे एसेंशियल फीचर्स हैं हमारे भारतीय संविधान के जिन्हें कोई नहीं बदल सकता, सरकार भी नहीं, जिसमें से एक इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी भी है। उसी बेसिक फीचर को बचाने के लिए हम ऐसी इंटरप्रिटेशन दे रहे हैं। ऐसी इंटरप्रिटेशन का नाम पता है क्या दिया जाता है? पर्पसिव इंटरप्रिटेशन। पर्पसिव इंटरप्रिटेशन, इसका मतलब क्या है? जब हम किसी शब्द की व्याख्या उसके सही मीनिंग के आधार पर नहीं, इस आधार पर करते हैं कि उस शब्द का इस्तेमाल क्यों हो रहा है, उसका पर्पस क्या है। ठीक है, इसलिए इसे बोलते हैं पर्पसिव इंटरप्रिटेशन की गई। और यहां से जन्म हुआ एक ऐसे शब्द का जिसको हम लोग लगभग हर दूसरे दिन कोसते हैं है ना, हर दूसरे दिन लगभग कोसते हैं सभी बच्चे, जिसका नाम है कलेजियम सिस्टम। कलेजियम सिस्टम। अब ये कलेजियम सिस्टम क्या है? देखिए, जब ये सेकंड जजेस केस आया, और अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा एक और थर्ड जजेस केस, दोनों जजेस केसेस के अंदर यही दबाव दिया गया है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की प्राइमेसी है, नो डाउट, पर हम लोग कोई ऐसी व्यवस्था नहीं बनाना चाहते जिसके अंदर केवल एक व्यक्ति, मतलब कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उस सुप्रीम अथॉरिटी को रखे कि किस व्यक्ति को अगला जज बनना चाहिए। कोर्ट ने कहा ऐसा करना खतरनाक हो सकता है कि अगर हम एक ही व्यक्ति के हाथ में ये एब्सोल्यूट पावर दे देंगे तो वो आगे चल के कभी किसी सिचुएशन में गड़बड़ हो सकती है। इसलिए कोर्ट ने बोला कि हम लोग प्राइमेसी जुडिशरी की रखेंगे, एग्जीक्यूटिव को प्राइमेसी नहीं देंगे, पर ये जो प्रोसेस है, ये जो कंसल्टेशन का प्रोसेस है, इसको हम पार्टिसिपेटिव बनाएंगे। पार्टिसिपेटिव का मतलब क्या है? इसमें जो बाकी के सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं उनके भी पार्टिसिपेशन को एंश्योर करेंगे। तो केवल सीजीआई बैठ के राय नहीं देगा प्रेसिडेंट साहब को, उससे पहले, राय को देने से पहले
सीजेआई साहब कंसल्टेशन करेंगे, राय लेंगे बाकी के सुप्रीम कोर्ट के जजेस की जो सीनियर हैं, और उस चर्चा को करने के बाद ही प्रेसिडेंट साहब को कोई आदेश देंगे कि किसका अपॉइंटमेंट होना है या किसका नहीं होना है। इसी पूरी प्रक्रिया का, इसी पूरे पार्टिसिपेटिव प्रोसेस का नाम है कलेजियम सिस्टम। ठीक है, पार्टिसिपेटिव प्रोसेस। इस पूरे पार्टिसिपेटिव प्रोसेस को और अच्छे से समझना है अगर आप लोगों को, तो देखो ये थर्ड जजेस केस। थर्ड जजेस केस का नाम है इन रे प्रेसिडेंशियल रेफरेंस, प्रेसिडेंशियल रेफरेंस। और ये दोस्तों हमारा केस है, कब का है? 1999 का, 1999 सुप्रीम कोर्ट। अब इस केस में क्या हुआ दोस्तों? इस केस के अंदर लगभग हर वो बात जो सेकंड जजेस केस में बोली गई थी, मतलब वो जो सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वाले केस में बोली गई थी, उसको फिर से दोहराया गया। मतलब हर बात, उस बात को स्वीकार किया गया जिस बात को वहां पे कहा गया था, बस उसमें एक पॉइंट पर जोड़ा गया है। कोर्ट ने बोला कि ये जो कंसल्टेशन की प्रक्रिया है, ये जो कलेजियम सिस्टम है, इसमें हमको प्लूरैलिटी ऑफ जजेस चाहिए। प्लूरैलिटी ऑफ जजेस चाहिए, मतलब जितना ज्यादा पार्टिसिपेशन हो सके, जितना ज्यादा पार्टिसिपेशन हो सके उतना बेहतर है। जितना प्रोसेस पार्टिसिपेटिव बने उतना बेहतर है। इस बात पर दबाव दिया गया इस केस के अंदर। ठीक है, क्लियर है? ये हुआ आपका थर्ड जजेस केस, और इस पे कुछ क्लैरिटी निकल के आई। क्या क्या क्लैरिटी थी? जब भी, इस बात को बड़ा ध्यान से सुनिएगा, जब भी किसी भी सुप्रीम कोर्ट के जज की अपॉइंटमेंट की बात होगी, जब भी किसी सुप्रीम कोर्ट के जज की अपॉइंटमेंट की बात होगी, तो वहां पर जो कलेजियम कॉन्स्टिट्यूट होगा, उस कलेजियम के अंदर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे और उनके साथ साथ 4 सीनियर मोस्ट जजेस होंगे। 4 सीनियर मोस्ट जजेस होंगे। जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के अलावा जो बाकी के सबसे सीनियर जजेस हैं 4, वो उस पार्टिसिपेशन में, उस पूरे प्रोसेस में पार्टिसिपेट करेंगे जब भी बात आएगी सुप्रीम कोर्ट के जज को अपॉइंट करने की। और जब भी बात आएगी किसी भी हाई कोर्ट के जज को अपॉइंट करने की, हाई कोर्ट के जज को अपॉइंट करने की, तो वहां पर जो कलेजियम होगा उसके अंदर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे, उनके साथ साथ 2 सीनियर मोस्ट जजेस होंगे। 2 सीनियर मोस्ट जजेस होंगे। ठीक है, तो ये जो सारा प्रोसेस है ये एस्टेब्लिश कर दिया गया इस थर्ड जजेस केस के अंदर। ठीक है, और एक और बात बोली गई, कलेजियम के अंदर जो भी फैसला होगा वो कंसेंसस के आधार पर होगा। कंसेंसस के आधार पर होगा। ठीक है, और उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की हामी होना जरूरी है। ठीक है, द रिकमेंडेशन ऑफ द कलेजियम should be based on consensus, and unless it is in conformity with the opinion of Chief Justice of India, recommendation should not be made. तो कौन सा रूल चलेगा? Decisions of the collegium will be based on consensus, will be based on consensus। ऐसा नहीं है कि प्रेसिडेंट, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहेंगे वही हो जाएगा, या जो बाकी के जो जजेस कहेंगे वही हो जाएगा। जो कंसेंसस बैठेगी कलेजियम में, जो सबको एग्रीएबल होगा, वही रिकमेंडेशन दी जाएगी।
और कभी भी ऐसी कोई रिकमेंडेशन नहीं दी जाएगी जो सीजीआई के ओपिनियन के खिलाफ जा रही हो। मान लो सीजीआई कुछ कह रहे हैं और बाकी के 4 जजेस कुछ कह रहे हैं, भले ही वो 4 हैं, फिर भी उस रिकमेंडेशन को नहीं भेजा जाएगा। तो किसी भी रिकमेंडेशन के लिए कभी भी सीजीआई साहब की तो हाँ होनी ही चाहिए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की साहब की तो हाँ होनी चाहिए, उसके साथ साथ एक कंसेंसस भी होना चाहिए। इससे भी काम नहीं चलेगा कि कलेजियम में केवल सीजीआई साहब हाँ कह रहे हैं, बाकी के मना कर रहे हैं, ऐसा भी नहीं चलेगा। तो कंसेंसस भी चाहिए, मोर और लेस लगभग सब लोग एग्री करें और सीजीआई साहब भी हाँ बोले। ठीक है, दोनों ही पॉइंट्स का हम लोगों को ध्यान रखना होता है। अब दोस्तों ये हो गया 1999, 1999 आ गया और कलेजियम सिस्टम लगभग फुल फ्लेजेडली हमारे देश में एस्टेब्लिश हो गया। पर दोस्तों इतना तो आप भी समझते होंगे एक्सपीरियंस को देखते हुए कि कलेजियम सिस्टम की भी जो व्यवस्था है वो कोई बहुत अच्छी व्यवस्था तो है नहीं आज के समय पे। और आज के समय पे क्या लगभग मान के चलिए जब से कलेजियम सिस्टम बना है तभी से उसके अगले दिन से ही कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको लेके कलेजियम सिस्टम को क्रिटिसाइज किया जाता है। जैसे उनको नोट कर लेते हैं। ठीक है, ये केसेस की चिंता डिस्कशन हो गया। इसके बाद वाइसेस ऑफ कलेजियम सिस्टम, अवगुण। वाइसेस मतलब अवगुण, क्या क्या खराबियां हैं कलेजियम सिस्टम में। वाइसेस ऑफ कलेजियम सिस्टम, देखो कलेजियम सिस्टम के अंदर जो सबसे बड़ी खराबी है वो ये है कि ये सीक्रेटिव है। हमें पता ही नहीं चलता है कि अंदर हो क्या रहा है। हमें पता ही नहीं चलता है कि किसका नाम रिजेक्ट हो रहा है, क्यों रिजेक्ट हो रहा है, या किसी को सेलेक्ट कर रहे हैं तो ये तो पता चल रहा है कि कौन सेलेक्ट हो रहा है, पर ये नहीं पता चल रहा कि क्यों सेलेक्ट कर रहा है, क्या आधार रहे, क्या उसमें अच्छाइयां थी, क्या खराबी थी, क्या पॉइंट्स ऑफ डिटर्मिनेशन रहे। तो पूरा सीक्रेटिव प्रोसेस है। सीक्रेटिव प्रोसेस की वजह से कोई भी अकाउंटेबिलिटी नहीं है, नो अकाउंटेबिलिटी। हम किसी से पूछ ही नहीं सकते कि इस बंदे को क्यों लिया या इस बंदे को क्यों नहीं लिया। कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कोई जवाब देने वाला ही नहीं है। और जवाब सवाल पूछोगे भी कैसे जब जानकारी नहीं होगी। जिसके कारण से देखने को मिल रहा है कि नेपोटिज्म प्रमोट हो रहा है, नेपोटिज्म को बढ़ावा मिल रहा है। और ये मैं नहीं कह रहा, या कोई अन्य व्यक्ति नहीं कह रहा, ये डेटा कह रहा है। आज के समय पे जो हमारा जुडिशियल सिस्टम है, सुप्रीम कोर्ट को देखो, हाई कोर्ट को देखो, कुछ गिने चुने परिवार के ही लोग सारे महत्वपूर्ण पदों को संभाल रहे हैं। चाचा, भतीजा, पिता, बेटा, भाई, बहन, पति, पत्नी, एक ही परिवार के लोग। कुछ तो गड़बड़ है। कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता। और कोइंसिडेंस एक बार होगा, 2 बार होगा कि होता ही रहेगा हमेशा, कि वो डेटा आपको बढ़ता ही जा रहा है। तो इस पे ये भी लांछन लगता है कि इसके माध्यम से नेपोटिज्म को बढ़ावा दिया जाता है, जिसकी वजह से कलेजियम सिस्टम पे बहुत उंगलियां उठती हैं, उठती रही हैं। ठीक है, अब सरकार भी इसको लेके बहुत ज्यादा खुश तो है नहीं। जब 1993 में 1993 में जब सेकंड जजेस केस आया और वो इंटरप्रिटेशन दी गई, तो वो एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट को द्वारा दिया गया सरकार को धोखा ही मान लीजिए। सरकार तो कह रही है यार ये जो शब्द लिखा है भारतीय संविधान में आप उसी को नहीं मान रहे हो। पर उस समय पे परिस्थितियां अलग थी। उस समय पे कोई भी सरकार टिक नहीं पा रही थी सही से, कोई मजबूत सरकार बन ही नहीं रही थी। पर फाइनली जब 2014 में मोदी की गवर्नमेंट आई, मोदी जी की गवर्नमेंट आई और मेजोरिटी लेके आई, एब्सोल्यूट मेजोरिटी लेके आई और अच्छे खासी मेजोरिटी लेके आई, तो उन्होंने कोशिश की कि चलो इस चीज को ठीक करते हैं। और उनका हमेशा से ही ये एक एजेंडा था कि हमको कलेजियम सिस्टम को रिफॉर्म करना है, हटाना है इस चीज को। ठीक है, जुडिशियल रिफॉर्म्स बहुत जरूरी हैं और आज भी है वो। तो जब मोदी की गवर्नमेंट आई, मोदी जी की, तो जिस साल आई वो 2014 में ही उन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया
99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, और ये हुआ 2019 में। और एक एक्ट आया, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन एक्ट। तो भारतीय संविधान में बदलाव भी आए, संशोधन भी आए और नया कानून भी आया। जैसे भारतीय संविधान की बात करूं तो कुछ नए आर्टिकल जुड़े, आर्टिकल 124A, 124B, 124C। आप अगर देखोगे स्टैट्यूट में तो अभी भी लिखे हुए हैं। कुछ चेंजेस भी हुए एग्जिस्टिंग आर्टिकल्स में, आर्टिकल 124(2) में चेंज हुआ, 127 में चेंज हुआ, 128 में चेंज हुआ, और एक नई व्यवस्था स्थापित की गई। जैसे जो सबसे बड़ा चेंज हुआ वो आर्टिकल 124 के क्लॉज 2 में हुआ, जिसको हम लोग पढ़ रहे थे, जहां पे पहले क्या लिखा हुआ था कि जो अपॉइंटमेंट करेंगे प्रेसिडेंट साहब करेंगे आफ्टर कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ये लिखा हुआ था पहले आर्टिकल 124 के क्लॉज 2 में। अब उसको बदल के क्या कर दिया, ये बोला कि जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट विल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। तो मतलब जो सीजीआई वाली बात थी उसको बदल के नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन को लिख दिया गया। और दोस्तों, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन एक ऐसी कमीशन थी जिसमें सरकार का भी रिप्रेजेंटेशन था और जुडिशियल रिप्रेजेंटेशन भी था, पर व्यवस्था सही नहीं थी, क्योंकि ऐसी पॉसिबिलिटी थी जहां पर सरकार अपना इन्फ्लुएंस एग्जर्ट कर सकती थी जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स के अंदर। मतलब ऐसी परिस्थितियां बन सकती थी कि जहां पर शायद किसी अपॉइंटमेंट के लिए सीजीआई साहब एग्री नहीं कर रहे हैं या जो सीनियर मोस्ट जजेस हैं वो एग्री नहीं कर रहे हैं, फिर भी किसी व्यक्ति का अपॉइंटमेंट हो पा रहा है। इस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन था कमीशन का, ऐसे लोग चुने गए थे उसके अंदर, जिसकी वजह से उसको चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट के सामने। और हमारे पास नया केस आया जिसका नाम था सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2015 सुप्रीम कोर्ट। वो जो 1993 वाला जजमेंट है ना, सेकंड जजेस केस, उसका भी नाम सेम है। वो 1993 है, ये 2015 है, कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। अब सुप्रीम कोर्ट के सामने इस एनजेएसी एक्ट को चैलेंज किया गया कि ये क्या कर रहा है, हमारे बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट कर रहा है, क्योंकि ये इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को थ्रेटन कर रहा है। वही कहानी फिर से, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को थ्रेटन कर रहा है, क्योंकि ऐसी व्यवस्था बनाई गई है जहां पर जो सरकार है, जो एग्जीक्यूटिव है, वो जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स को इन्फ्लुएंस कर पाएगी। चैलेंज कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने इस एक्ट को और इस भारतीय संविधान के संशोधन को अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार कर दिया, डिक्लेयर्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल। और किस आधार पर? इसी आधार पर कि ये जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है भारतीय संविधान का, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, उसको वायलेट करता है, इसलिए हम इसके साथ कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं। तो जो सारी मेहनत थी मोदी सरकार की, वो सारी फिर से मिट्टी में मिल गई और एक बार फिर से वही जो कलेजियम सिस्टम है वो फिर से स्थापित हो गया और अभी भी वही चल रहा है। ये तो दोस्तों हमारा टॉपिक था, ठीक है, अपॉइंटमेंट से संबंधित जो चर्चा थी वो हो गई। पर कुछ बातें हैं जो मैं चाहूंगा एज ए लॉ स्टूडेंट आप लोगों को समझनी चाहिए। देखिए दोस्तों, ऐसा नहीं है कि जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं या जुडिशियल सिस्टम के जो लोग हैं वो इस बात को नहीं समझते हैं कि कलेजियम सिस्टम में हजारों बुराइयां हैं। वो भी इस बात को मानते हैं। इनफैक्ट अगर आप इस जजमेंट को पढ़ोगे अच्छे से, कभी समय मिले तो पढ़ना, तो वहां पे बार बार ऐसी ऑब्जर्वेशंस आ रही हैं जहां पे सुप्रीम कोर्ट खुद कह रहा है
कि कॉलेजियम सिस्टम में प्रॉब्लम्स हैं, हमें इसको रिफॉर्म करना है, हमें इसको हटाना है अगर पॉसिबल हो तो। बस परेशानी क्या है, वो कह रहे हैं कि हमको जो ऑल्टरनेटिव चाहिए वो ऑल्टरनेटिव ऐसा चाहिए जो एग्जीक्यूटिव को प्राइमेसी ना दे, एक ऐसा सिस्टम चाहिए। तो ये एनजेएसी लाने में कोई खराबी नहीं है, आप एनजेएसी लाना चाहते हो लाओ, कमीशन बनाना चाहते हो का बनाओ, सिस्टम को ट्रांसपेरेंट करना चाहते हो तो करो, पर उसके पीछे कोई भी चालाकी या खराब इंटेंशन नहीं होनी चाहिए उस अपॉइंटमेंट की पावर को हड़पने की, क्योंकि ऐसा तो हो ही नहीं सकता है कि एग्जीक्यूटिव के हाथ में हम अपॉइंटमेंट की पावर दे दें, क्योंकि अगर देनी होती तो फिर हम एसपी गुप्ता को ओवररूल करते ही क्यों आता सेकंड जजेस केस, क्यों आता थर्ड जजेस केस, इतनी मेहनत करते ही क्यों, अगर हमको वही करना था, उसी नियम के साथ कंटिन्यू रखना था। तो आज के समय पे माहौल ये है कि कॉलेजियम सिस्टम की खामियों को सब समझते हैं और सब चाहते हैं कि एक नया सिस्टम लेके आया जाए, पर परेशानी ये है कि वो नया सिस्टम क्या होगा ये हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं। कोई भी ऐसी व्यवस्था नहीं बन पा रही है जिस व्यवस्था के अंदर एक सही बैलेंस बन पाए एग्जीक्यूटिव के लोगों में और जुडिशरी के लोगों में, जहां पर पूरी तरीके से पावर एग्जीक्यूटिव के पास भी ना चली जाए और पूरी तरीके से पावर जुडिशरी के पास भी ना चले जाए। पूरी तरीके से पावर जुडिशरी के पास भी रहती है तो उसमें भी प्रॉब्लम है, क्योंकि दुनिया का ऐसा कोई भी देश नहीं है जहां पे आप देखोगे कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस ही सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करते हो, ऐसा कोई भी नहीं है और ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। क्या कोई प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करता है, या कोई लोकसभा का मेंबर लोकसभा के मेंबर को अपॉइंट करता है, क्या अटॉर्नी जनरल को अपॉइंट करता है, क्या गवर्नर को अपॉइंट करता है, क्या प्रेसिडेंट को अपॉइंट करता है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट का जज क्यों अपॉइंट करेगा सुप्रीम कोर्ट के जज को? बिल्कुल ठीक है, ऐसा एक्सेप्शनल क्यों? तो ये भी व्यवस्था कोई बहुत अच्छी नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस ही सुप्रीम कोर्ट के जजेस का अपॉइंटमेंट कर रहे हैं। इस व्यवस्था को तो बदलना है, दैट इज फॉर श्योर, बट वो सही बैलेंस क्या होगा, क्या ऐसा सिस्टम होगा, क्या ऐसी हम लोग सर्कमस्टांसेस क्रिएट करेंगे जहां पे एक राइट बैलेंस होगा, जहां पे झुकाव एग्जीक्यूटिव की तरफ भी बहुत ज्यादा नहीं होगा और जुडिशरी की तरफ भी बहुत ज्यादा नहीं होगा और दोनों की सर्व सहमति के साथ ही कोई जुडिशियल अपॉइंटमेंट हो पाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए, तो इस पे आप लोग सोचिएगा, विचार करिएगा, आपको मजा आएगा, आपको लगेगा कि हाँ हम कुछ प्रैक्टिकल चीज की तरफ भी ध्यान दे रहे हैं। चलिए दोस्तों, आज का जो हमारा सेशन है वो यहीं तक था। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़े रहने के लिए। अब आप सभी लोगों से दोस्तों मुलाकात होगी कल, और कल हम अपने सुप्रीम कोर्ट के डिस्कशन को कंटिन्यू रखेंगे और जो सुप्रीम कोर्ट के टॉपिक के अंदर जो बची हुई बातें हैं, जो बचे हुए फैसले हैं, जो जजमेंट्स हैं, उनकी चर्चा के साथ चीजों को खत्म करेंगे। ठीक है, चलिए, आप सभी लोगों से मुलाकात होगी कल शाम को 4 बजे इसी प्रकार, और हम आगे की चीजों को सीखेंगे और समझेंगे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।